refrigerator extracts 130 joule of heat from its contents and rejects 195 joule of heat into the surrounding. Its coefficient of performance is. So देखो बेटा हीट रिजेक्शन कितनी है Q2, Q2 कितनी है बेटे हीट रिजेक्टेड, हीट एक्सट्रैक्शन रेट कितना है 130 जूल हीट एक्सट्रैक्ट हो रही है और बेटा कितनी जा रही है सराउंडिंग्स को, रिजेक्ट्स 195 जूल टू दी सराउंडिंग, ठीक है बेटे। और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हमने निकालना है COP, वी हैव टू फाइंड आउट। तो देखो बेटा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज इक्वल टू हीट एक्सट्रैक्टेड बाय वर्क डन। अब बेटा Q1 जो है ना, दिस इज इक्वल टू हीट रिजेक्टेड प्लस वर्क डन, दैट इंप्लाइज वर्क डन इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, ठीक है बेटे। Q1 कितना है 195 और Q2 कितना है बेटे 130, सो ये कितना हो जाएगा बेटे 65। सो इसका मतलब है अब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आप निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा बेटे 130 बाय 65, ठीक है बेटे 130 बाय 65, ये हो गया 2। सो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कितना आया 2 आया। आंसर क्या है बेटा, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट बेटे थर्ड क्वेश्चन, question number 3, a refrigerator extracts 63 joule of heat from its contents at -2 degree centigrade and rejects 84 joule of heat into the surroundings. The coefficient of performance is. So देखो बेटा हीट कितनी एक्सट्रैक्ट हो रही है 63 जूल्स, ठीक है बेटा हीट कितनी एक्सट्रैक्ट हो रही है 63 जूल्स और रिजेक्ट कितनी हो रही है सराउंडिंग्स को, बेटा कितना हो गया 84 जूल, ठीक है बेटे। नाउ वर्क डन इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, दैट इज इक्वल टू 84 माइनस 63, ये कितना हो गया बेटे 21 जूल्स, ठीक है बेटे। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है हीट रिजेक्टेड बाई क्या चीज WQ2 बाई W, हीट एक्सट्रैक्टेड बाई W। हीट एक्सट्रैक्टेड कितनी है बेटे 63 बाई 21, कितना हो गया क्वेश्चन ऑफ परफॉर्मेंस 3 हो गया बेटे। आंसर देखिए आंसर इज ए पार्ट, आंसर क्या है बेटे ए पार्ट। नेक्स्ट बेटे फोर्थ क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 4, a refrigerator extracts 12 joule of heat from its contents at -3 degree centigrade and delivers heat to the surrounding at 27 degree centigrade, then its coefficient of performance is. So देखो बेटा coefficient of performance मैंने आपको बताया है COP is equal to Q2 by Q1 minus Q2, Q2 पर W है और W क्या है बेटे work done is equal to Q1 minus Q2, this can be written as T2 by T1 minus T2। अब बेटा T2 कितना हो जाएगा, now T2 is the temperature of sink and T1 is the temperature of the hot body। So देखो बेटा T2 आपको -3 दे रखा है बेटे, -3 का मतलब हो जाएगा 273 -3, ये हो गया 270 केल्विन के, ठीक है जी, दिस इज इक्वल टू 270 केल्विन। और T1 कितना हो जाएगा बेटे 273 प्लस 27, ये हो जाएगा बेटे 300 केल्विन। नाउ देखिए T2 कितना हो गया बेटे 270 बाय 300 माइनस 270 बेटे। सो क्वेश्चन ऑफ परफॉर्मेंस ये हो गया बेटे 270 बाई क्या चीज बेटे 30, ये कैंसल, ये हो गया 9। सो क्वेश्चन ऑफ परफॉर्मेंस कितना हो गया 9। आंसर क्या हो गया बेटे डी फॉर दिल्ली, आंसर इज डी फॉर दिल्ली। नाउ नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे बेटा। A refrigerator extracts 65 joule of heat from its contents at -13 degree centigrade and rejects heat to the surrounding at 27 degree centigrade। The heat rejected is, कितनी heat reject हो रही है ये हमने निकालना है, यानी कि we want to find out Q1, ठीक है बेटे। और heat extracted कितनी दे रखी है हमको,
हीट एक्सट्रैक्टेड दे रखी Q2 दे रखा बेटे कितना 12 जूल 65 जूल, ये हीट क्या हुई कोल्ड बॉडी से एक्सट्रैक्ट हुई। अच्छा बेटा T2 टेम्परेचर कितना दे रखा है 273 माइनस 13, ये टेम्परेचर है सिंक का 0 260, और बेटा T1 कितना दे रखा आपको 273 प्लस बेटे प्लस 27 दैट इज इक्वल टू 300 केल्विन। ठीक है बेटे, और हमने क्या निकालना है, वी वांट टू फाइंड आउट हीट रिजेक्टेड। हीट रिजेक्टेड मतलब Q1 हम लोग निकालना चाहते हैं बेटे। देखो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ये किसके बराबर होता है बेटे Q2 ओवर Q1 माइनस Q2, और दैट इज इक्वल टू T2 ओवर T1 माइनस T2। नाउ बेटे देखो T2 कितना है बेटे, T2 इज 260 होल अपॉन 300 माइनस 260, ये कितना हो गया बेटे 260 अपॉन 40, तो ये हो जाएगा बेटे 13 अपॉन 2, ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस 13 अपॉन 2 इज इक्वल टू Q2, Q2 कितना बेटे 65 जूल अपॉन Q1 माइनस 65। ठीक है बेटे, अब इसको सॉल्व करेंगे। सो ये हो जाएगा 13, देखो ये काट लो बेटे 13 5 65, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 1 रह गया, तो Q1 माइनस 65 इज इक्वल टू बेटे 10 इज इक्वल टू 10, और आपके पास Q1 कितना आ गया बेटे, हीट रिजेक्टेड होगी 75 जूल। हीट रिजेक्टेड कितनी होगी 75 जूल। आंसर क्या बना बेटे, इज डी फॉर दिल्ली, आंसर इज डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट बेटे 6th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 1 Kelvin on Kelvin scale water boils at, सो बेटा केल्विन स्केल पर वाटर कितने पे बॉईल करता है, देखो सेल्सियस स्केल पर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका इक्विवेलेंट केल्विन कितना हो जाएगा बेटे 100 प्लस 273, कितना हुआ 373 केल्विन बेटे। सो आंसर है, देखो पहला ए चॉइस दे रखा 100 केल्विन नहीं बेटे, 200 केल्विन 212 केल्विन नहीं, तो 332 फ़ारेनहाइट नहीं, सो इसका मतलब क्या हुआ, आंसर इज डी फॉर दिल्ली, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट बेटे 7th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, at 0 Kelvin water freezes into ice, the volume of 1 mole will be 22.4 liter, the pressure of the gas will be 1 atmosphere, all molecular motion ceases। सो बेटा 0 केल्विन पर सारे का सारा मॉलिकुलर मोशन क्या करता है, स्टॉप हो जाता है। ठीक है बेटे, लिक्विड का जो काइनेटिक एनर्जी है 3/2 kT होती है मॉलिक्यूल्स की, और टेम्परेचर अगर 0 केल्विन है, सो ऑल द काइनेटिक एनर्जी टर्न्स आउट टू बी 0, एंड दैट मीन्स टू से दैट all the molecular motion it tends to cease। ठीक है बेटे, नेक्स्ट, तो आंसर इज डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट बेटे 8th क्वेश्चन देखेंगे। 8th क्वेश्चन देखिए बेटे, the volume of a gas increases with increase of pressure, reduces to 0 at 0 degree centigrade, increases only if temperature of the gas is above 273 degree centigrade, depends on the container। देखो बेटा वॉल्यूम गैस जो है वो कंटेनर की ही, जितनी कंटेनर की वॉल्यूम होती है उतनी वॉल्यूम अक्वायर कर लेती है, सो इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द कंटेनर, सो आंसर इज डी फॉर दिल्ली। ठीक है बेटे, नाउ नेक्स्ट इज 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वलेंट टू, 100 डिग्री सेंटीग्रेड बेटे क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और ए चॉइस दे रखी है इज इक्वल टू 273 केल्विन, बी चॉइस दे रखी है इज इक्वल टू 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी चॉइस दे रखी है बेटे इज इक्वल टू 212 फ़ारेनहाइट, और डी चॉइस दे रखी है इज टेम्परेचर ऑफ विच ऑल लिक्विड्स बॉइल। सो बेटा ये जो आंसर बनेगा सी पार्ट, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये अपर टेम्परेचर लिमिट है दोनों स्केल्स की, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की। ठीक है बेटे, नेक्स्ट आंसर इज सी पार्ट 9th का। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन,
heat required to raise the temperature of 1 gram of substance from 14 डिग्री सेंटीग्रेड टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कितनी हीट चाहिए बेटा, एक 1 ग्राम ऑफ वाटर, मास कितना है बेटे 1 ग्राम, और टेम्परेचर कितना से कितना पहुंचाना है हमने 14 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है बेटे, तो कितनी हीट हमको चाहिए होगी। सो देखो बेटा, वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है दैट इज 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। क्वांटिटी ऑफ हीट होती है बेटे एम सी थीटा, मास कितना है 1 ग्राम इंटू 1 कैलोरी इंटू राइज इन टेम्परेचर कितना हो गया बेटे, राइज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1 1, तो इसका मतलब 1 कैलोरी हीट हो गई, 1 कैलोरी बराबर होती है बेटे 4.2 जूल्स के। सो इसका मतलब 4.2 जूल ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड। तो आंसर क्या हुआ, आंसर इज सी पार्ट, आंसर इज सी पार्ट। नेक्स्ट बेटे 11th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस पूछ रहा है। 1 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए कितनी हीट चाहिए, हीट रिक्वायर्ड इज 80 कैलोरीज, 80 कैलोरी चाहिए होती है बेटे, क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 80 कैलोरी पर ग्राम। यदि आपने 1 ग्राम को आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही मेल्ट करना है तो आपको 80 कैलोरी हीट चाहिए। सो आंसर है बेटे, पहला देखो 540 जूल दे रखा है, बी पार्ट इज 540 कैलोरी, सी पार्ट 1 कैलोरी दे रखा है, और आंसर है होना चाहिए था 80 कैलोरी। तो डी पार्ट दे रखा है उसने नन ऑफ दीज, सो आंसर इज डी फॉर दिल्ली, नन ऑफ दीज। ठीक है बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन 12th क्वेश्चन, विद टू मोनोटॉमिक, 12th क्वेश्चन देखो बेटे, with two monoatomic gas molecules the number of degrees of freedom is। so देखो बेटा, monoatomic gas molecule है with two monoatomic gas molecules the number of degrees of freedom is। दो monoatomic gas molecules इकट्ठे ले रखे हैं, उनके degrees of freedom आपने पता करने हैं बेटा। degrees of freedom उनके होते हैं 5। तो यहाँ पे आंसर में क्या दे रखा है F, 2F, 3 और none of these। सो आंसर बनेगा D for Delhi, none of these। आंसर इज D for Delhi, none of these। नेक्स्ट बेटे 13th क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन देखेंगे अब। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस एट -23 डिग्री सेंटीग्रेड इज 6 into 10 power -21 joule। the average kinetic energy of these molecules at 230 डिग्री सेंटीग्रेड इज अबाउट। तो देखो बेटा ऐसा है, जो टेम्परेचर T1 है दैट इज 273 माइनस 23, कितना हो गया बेटे ये 250 केल्विन। ठीक है बेटे, और इस पर जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है बेटे 6 into 10 power -21 जूल्स। अच्छा बेटे, नाउ वी वांट टू फाइंड, ये काइनेटिक एनर्जी 1 हो गई, ये है बेटा इस टेम्परेचर पर। काइनेटिक एनर्जी 2 हम निकालना चाहते हैं बेटे, और वो किस टेम्परेचर पे निकालना चाहते हैं, T2 टेम्परेचर, वो कितना है 273 प्लस 230, कितना हो जाएगा बेटे 273 प्लस 230 दैट विल बी इक्वल टू 3503 केल्विन। ठीक है बेटे, 273 प्लस 230 इज 503 केल्विन। 503 केल्विन पर हम लोग क्या देखना चाहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। आपको पता है बेटे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी में होगी किसके, टेम्परेचर के बेटे। अब आप देखिए काइनेटिक एनर्जी 1 बाई काइनेटिक एनर्जी 2 ये किसके बराबर है बेटे, दिस इज इक्वल टू 250 बाई 503। ठीक है बेटे, नाउ 250 बाई 503, तो काइनेटिक एनर्जी 1 कितनी दे रखी है, वैल्यू डाल दो बेटे 6 into 10 power -21 ओवर काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू 250 ओवर 503। अगर ये 500 होता तो रफली 2 का फैक्टर आता, अब 2 से थोड़ा सा बड़ा का फैक्टर आएगा और यहाँ पे दुगनी हो जाएगी। सो काइनेटिक एनर्जी अप्रॉक्सीमेट दुगनी हो जाएगी, नियर अबाउट दुगनी हो जाएगी। तो आंसर हमारे पास इसमें दो ABC चॉइसेस हैं, इसमें बेटा कोई भी नियर अबाउट आंसर नहीं बन रहा है। सो आंसर इज D फॉर दिल्ली, आंसर इज D फॉर दिल्ली।
नेक्स्ट बेटे 14th क्वेश्चन, नेक्स्ट देखेंगे बेटा 14th क्वेश्चन। मार्क दी करेक्ट स्टेटमेंट। ए पार्ट कह रहा है आइसोथर्मल कर्व इज पैरेलल टू एडियाबैटिक कर्व। बेटे ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है। आइसोथर्मल कर्व कभी भी एडियाबैटिक कर्व के पैरेलल नहीं होता। नो हीट इज एक्सचेंज इन आइसोथर्मल प्रोसेस। बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता है वो तो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस होता है। सो हीट तो एक्सचेंज सिर्फ एडियाबैटिक प्रोसेस में नहीं होती। स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व इज गामा टाइम्स द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। ये स्टेटमेंट बेटे ट्रू है। देखो आपको पता है आइसोथर्मल कर्व में पीवी इज कांस्टेंट बेटे। अगर आप इसको टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, P टाइम्स dV बाई डी टी प्लस V टाइम्स dP बाई डी टी इज इक्वल टू 0। अगर dt बहुत स्मॉल चेंज है और dV dP भी बहुत स्मॉल चेंज है प्रेशर में और dt बहुत स्मॉल चेंज है टेम्परेचर में, तो वी कैन से P dV प्लस V dP बेटे किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर। dP बाई dV इज इक्वल टू माइनस P बाई V। ये क्या है? दिस इज स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। ठीक है बेटे। अब एडियाबैटिक की स्लोप निकाल लो। एडियाबैटिक में पीवी की पावर गामा इज ए कांस्टेंट, वेयर गामा इज रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स। अब आप इसको बेटा डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, P इंटू गामा टाइम्स V की पावर गामा माइनस 1 इंटू dV बाई डी टी प्लस बेटे V की पावर गामा इंटू dP बाई डी टी इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटे। अब dV dP dt लेट अस से दे आर स्मॉल चेंजेस इन वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा बेटे। तो P गामा टाइम्स पी वी की पावर गामा माइनस 1 इंटू डी वी इज इक्वल टू माइनस वी की पावर गामा इंटू डी पी। सो डी पी बाई डी वी किसके बराबर हो जाएगा बेटे? माइनस गामा टाइम्स पी वी की पावर गामा माइनस 1 ओवर वी की पावर गामा। तो ये हो जाएगा बेटे कितना? माइनस गामा इंटू, अब देखो ये हो जाएगा P बाय वी, तो ये गामा टाइम्स माइनस P बाय वी। माइनस P बाय वी किसकी स्लोप है बेटे? आइसोथर्मल कर्व की। सो इसका मतलब क्या हुआ? एडियाबैटिक कर्व की स्लोप कितनी होगी? गामा टाइम्स दी स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। सो आंसर क्या बनता है बेटे? आंसर इज सी पार्ट। ठीक है बेटे, आंसर इज सी पार्ट। नेक्स्ट बेटे 15th क्वेश्चन। फिफ्टींथ क्वेश्चन देखेंगे। ए गैस परफॉर्म द मोस्ट वर्क व्हेन इट एक्सपैंड्स। देखो बेटे गैस सबसे ज्यादा वर्क कब करती है? जब वो कैसे एक्सपैंड करे। देखो बेटा ऐसा है, अगर मैं स्टेट डायग्राम बनाऊं, इंडिकेटर डायग्राम कहते हैं इसे, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। ठीक है बेटे। अगर गैस की एक्सपेंशन हो रही है आइसोथर्मल तो ऐसी है। ठीक है बेटे। एडियाबैटिक है तो ऐसी है। यानी कि एडियाबैटिक के अंदर जो एरिया आएगा वो कम है व्हेन कंपेयर टू द एरिया अंडर द आइसोथर्मल कर्व। सो इसका मतलब क्या हुआ बेटे? जो एडियाबैटिक कर्व है, जो एडियाबैटिक कर्व है, ठीक है बेटे, उसका वर्क डन कम है व्हेन कंपेयर टू एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन कम है व्हेन कंपेयर टू आइसोथर्मल कर्व। अच्छा बेटे कांस्टेंट वॉल्यूम हो तो वर्क डन 0 ही है। अच्छा बेटे अगर आप एक्सपेंशन करा रहे हो एट कांस्टेंट प्रेशर तो आप देखिए फिर ये वाला एरिया आता है। ये वाला एरिया क्या है? लार्जेस्ट है बेटे। ये एरिया कैसा है? लार्जेस्ट है। इसका मतलब है जब गैस को आप एक्सपैंड करवाओगे आइसोबारिकली, आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है? जिसमें कांस्टेंट प्रेशर होता है। आइसोबारिकली एक्सपैंड कराओगे तो उसका मतलब वर्क डन मैक्सिमम होगा। तो आंसर क्या बनता है बेटे? आंसर इज सी पार्ट। आंसर इज सी पार्ट। नेक्स्ट बेटे 16th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। इफ वाटर इज हीटेड अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर देन इट इज एन। बेटा वाटर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हीट किया जा रहा है। ठीक है। तो ये कैसा प्रोसेस है? इसमें देखो बेटा अगर वाटर को आप अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर हीट कर रहे हैं तो ये जो प्रोसेस है इसमें प्रेशर फिक्स्ड रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रहेगा ड्यूरिंग दी हीटिंग ऑफ वाटर। सो इसका मतलब है ये प्रोसेस कैसा हो गया? आइसोबारिक प्रोसेस। आंसर इज डी पार्ट। आंसर इज डी पार्ट। ठीक है बेटे। नेक्स्ट
17th question. Compressed air coming out of a punctured tire becomes cooler because of. देखो बेटा, compressed air जो कि टायर, जो पंचर्ड टायर से बाहर निकल रही है, वो कैसा प्रोसेस है? ए पार्ट है आइसोथर्मल, बी पार्ट है एडियाबैटिक, सी पार्ट है आइसोबारिक, डी पार्ट है आइसोकोरिक। बेटे देखो ऐसा है कि इसमें कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा। अगर मतलब एक हवा जो है वो एक पंचर्ड टायर से निकल रही है, सो देयर इज नो हीट एक्सचेंज बिटवीन दी एयर इनसाइड द टायर एंड दी सराउंडिंग्स। तो ये प्रोसेस जिसमें हीट एक्सचेंज हो ही ना, उसको हम लोग कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। सो ये प्रोसेस हो गया एडियाबैटिक प्रोसेस। आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट बेटे 18th क्वेश्चन, नेक्स्ट इज 18th क्वेश्चन देखेंगे। इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डज नॉट चेंज ड्यूरिंग। तो बेटा देखो, इंटरनल एनर्जी कौन से प्रोसेस में चेंज नहीं होती है, ये हमने पता करना है। अब आप देखिए, U इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा U इज इक्वल टू NCP T2 माइनस T1। अगर बेटे T1 T2 के बराबर हो जाए, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए, तो उस केस में डेल्टा U क्या हो जाता है? जीरो। तो इसका मतलब है कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो है? वो प्रोसेस है जिसमें कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। सो आंसर क्या बनता है बेटे? आंसर इज ए पार्ट, आंसर इज ए पार्ट। ठीक है बेटे। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। द कर्व बिटवीन pressure and volume at a particular temperature is called। तो बेटा प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो कर्व बनाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड ए आइसोथर्म। ठीक है बेटे, जितने भी प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ्स हैं दे रिप्रेजेंट आइसोथर्म्स, दे आर कॉमनली कॉल्ड एज आइसोथर्म्स। सो आंसर क्या बना? आंसर इज डी फॉर दिल्ली, आंसर इज डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। द रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम इन ए पार्ट देखिए, एडियाबैटिक प्रोसेस इज मोर देन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। बी पार्ट, एडियाबैटिक प्रोसेस इज लेस देन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। Adiabatic process is equal to that in isothermal process, adiabatic process is zero। देखो बेटा ऐसा है, जो relative change होता है किसमें? वॉल्यूम में। ठीक है बेटे, relative change in volume in a adiabatic process, जो relative change होता है वॉल्यूम में किस प्रोसेस में? एडियाबैटिक प्रोसेस में, वो बेटा कम होता है व्हेन कंपेयर टू आइसोथर्मल कर्व, आइसोथर्मल प्रोसेस, बिकॉज जो कर्व की स्लोप होती है, आइसोथर्मल कर्व की जो स्लोप होती है बेटे, वो हमेशा कम होती है देन ए एडियाबैटिक कर्व। सो आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट 21st क्वेश्चन बेटे, 21st क्वेश्चन देखेंगे। What is the value of PV upon T for 1 mole of ideal gas? देखो बेटा, PV upon T और नंबर ऑफ, ये हमने पता करना है किसके बराबर है, और नंबर ऑफ मोल्स इज 1। ठीक है बेटे, तो अब देखिए PV बेटे किसके बराबर होता है? NRT के बराबर। ठीक है, N कितना है? 1। तो PV इज इक्वल टू RT। इसका मतलब क्या हुआ बेटे? PV अपॉन T इज इक्वल टू R। इसका मतलब हुआ PV अपॉन T इज इक्वल टू R। तो R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अच्छा बेटे, CGS सिस्टम में यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की क्या वैल्यू होती है? R जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट CGS सिस्टम होता है 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ठीक है बेटे, ये होती है वैल्यू। तो 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। सो आंसर इज सी पार्ट, आंसर इज सी पार्ट। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 22।
इन ए साइक्लिक प्रोसेस, आपको पता है साइक्लिक प्रोसेस कौन सा होता है बेटे, जो कि अगर मैं साइक्लिक प्रोसेस का आइसोथर्म बनाऊं तो ये है, यहां से स्टेट 1 से स्टेट 2 तक गया, पाथ रिट्रेस नहीं किया बट डिफरेंट पाथ से वापस उसी इनिशियल स्टेट पर पहुंच गया। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ऐसे वापस अपनी इनिशियल स्टेट पे पहुंच गया। सो ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ए साइक्लिक प्रोसेस। और साइक्लिक प्रोसेस में बेटा जितनी हीट देते हो, नेट हीट दैट यू आर गिविंग इज इक्वल टू टोटल वर्क। ठीक है बेटा, इंटरनल एनर्जी चेंज इज जीरो। सो इसका मतलब साइक्लिक प्रोसेस है ये। अब ये साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन इज जीरो, नहीं बेटे वर्क तो हो रहा है। वर्क क्या होता है, वर्क डन ड्यूरिंग साइक्लिक प्रोसेस इज एरिया अंडर द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व। ठीक है बेटे, साइक्लिक प्रोसेस हो सकता है रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, सर्कुलर इस तरह का कर्व भी हो सकता है। ठीक है बेटे, तो जो साइक्लिक प्रोसेस होता है उसमें हम लोग बेटे क्या करते हैं, वर्क डन इज नेवर जीरो, वर्क इज ऑलवेज डन बाय द गैस, वर्क इज ऑलवेज डन ऑन द गैस, वर्क डन इज इक्वल टू हीट गिवन और हीट एक्सट्रैक्टेड फॉर दिस सिस्टम। तो बेटा वर्क डन जो होता है दैट इज इक्वल टू हीट गिवन और हीट एक्सट्रैक्टेड फॉर द सिस्टम। ठीक है बेटे, वर्क डन इज इक्वल टू हीट गिवन और हीट एक्सट्रैक्टेड फॉर द सिस्टम। सो आंसर क्या हुआ, डी फॉर दिल्ली, आंसर इज डी फॉर दिल्ली। अच्छा नेक्स्ट बेटे 23rd क्वेश्चन, 23rd क्वेश्चन देखेंगे अब। du is equal to 0 is true only for isothermal process। ये क्या है बेटे, इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो होता है किसके लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो आंसर क्या बनता है इसका, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन 24th क्वेश्चन, dq इज इक्वल टू du। देखो बेटे आपको पता है बाय फर्स्ट लॉ dq, the amount of heat that you give brings about a change in internal energy plus external work done। ठीक है बेटे, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस यानी कि कौन सा बेटे, इसको कौन सा कहते हैं हम, आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है बेटे, आइसोकोरिक प्रोसेस हो तो उसमें वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन पीडीवी इज जीरो। तो एक्सटर्नल वर्क डन जीरो, इसका मतलब है डी क्यू इक्वल टू डी यू इज ट्रू फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। सो आंसर क्या बनेगा बेटे, आंसर इसका 24th का बनेगा, आंसर इज ए पार्ट, ए पार्ट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। नेक्स्ट बेटे 25th क्वेश्चन, in which process the indicator diagram is a line, is a straight line parallel to volume axis। बेटा इंडिकेटर डायग्राम बनाऊंगा, ये प्रेशर, दिस साइड वॉल्यूम। ठीक है बेटे, नाउ लाइन पैरेलल टू वॉल्यूम। ठीक है बेटे, लाइन पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस। सो ये हमने लाइन पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस कर दी। इसका मतलब क्या है, इट इज ए कांस्टेंट प्रेशर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटे, आइसोबारिक प्रोसेस। सो इसका आंसर क्या बनेगा, आंसर बिकम्स सी पार्ट, आइसोबारिक प्रोसेस, आंसर इज सी पार्ट। नेक्स्ट बेटे 26th क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो बेटे 26th क्वेश्चन, इन विच प्रोसेस द इंडिकेटर डायग्राम इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द प्रेशर एक्सिस। सो बेटा इंडिकेटर डायग्राम, ये प्रेशर है बेटे और ये वॉल्यूम है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द प्रेशर एक्सिस। तो ये 1 to 2 स्टेट चेंज कर गई और स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू क्या है बेटे, प्रेशर एक्सिस है। तो इसका मतलब वॉल्यूम क्या है इस केस में, कांस्टेंट। तो वॉल्यूम इज कांस्टेंट इन दिस केस, और वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब क्या है बेटे, दिस मींस इट इज ए आइसोकोरिक प्रोसेस। तो ये कैसा प्रोसेस है बेटे, आइसोकोरिक प्रोसेस। सो आंसर क्या बनता है बेटे, आंसर इज ए पार्ट, आंसर इज ए पार्ट। नेक्स्ट बेटे 27th क्वेश्चन,
27th क्वेश्चन देखेंगे। द एडिशन ऑफ हीट टू ए गैस। बेटा अगर आप हीट एक गैस में ऐड कर रहे हो तो वो दो काम करती है। इट इज पार्टली यूटिलाइज्ड in increasing the internal energy and it is then partly utilized in doing some external work. So इसमें आंसर देखिए क्या बनता है बेटे, आंसर इज सी पार्ट में partly increase internal energy and remaining heat may be utilized in work done. Remaining heat may be utilized in work done. So आंसर क्या बना, आंसर इज सी पार्ट, आंसर इज सी पार्ट। नेक्स्ट बेटे 28th क्वेश्चन। The product of pressure and volume of given mass of an ideal gas is, देखो बेटा PV by T मिक्स्ड गैस इक्वेशन है, दिस इज कांस्टेंट, तो PV इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इंटू T, तो इसका मतलब प्रेशर इंटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो आंसर क्या बनता है, आंसर इज डी फॉर दिल्ली, that is directly proportional to its temperature, is directly proportional to its temperature. Answer is D for Delhi. Next bit 29th question. Question number 29th. In a thermodynamical process, the PV diagram is a closed figure and the work done is positive, then the process is, ठीक है बेटे, एक थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस है और उसमें क्लोज्ड फिगर है। क्लोज्ड फिगर मतलब इसका मतलब क्या है बेटे, साइक्लिक प्रोसेस, और कैसा क्या कर रहा है, वर्क डन इज पॉजिटिव, तो वर्क डन इन ए देखो बेटा, वर्क डन इन ए क्लोज्ड फिगर इन ए साइक्लिक प्रोसेस इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। सो आंसर क्या बनता है 29th का, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट बेटे 30th क्वेश्चन। In a thermodynamical process, entire heat is converted into work. The process is, so सारी की सारी heat किस में कन्वर्ट होगी बेटे, वर्क में कन्वर्ट होगी। सारी सारी हीट जो आप दे रहे हैं वो किस में ट्रांसफॉर्म होगी, वर्क में। ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें कि सारी सारी हीट वर्क में चली जाती है? बेटा देखो, इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो होता आइसोथर्मल प्रोसेस में। आपको पता है dq इज इक्वल टू du प्लस dw। du जीरो होगा, जिसमें इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो होगा, उसमें सारी की सारी हीट किस में चली जाएगी, वर्क में बेटे। तो इसका मतलब क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट दैट यू गिव टू वर्क कन्वर्ट्स इनटू वर्क ओनली इन ए आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में पॉसिबिलिटी है। सो इसका मतलब आंसर क्या हुआ, आंसर बिकम्स सी पार्ट, आंसर इज सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे 31st क्वेश्चन। Question number 31. An ideal gas heat engine is operating between 227 degrees centigrade and 127 degrees centigrade. It absorbs 10⁴ joule of heat at higher temperature. The amount of heat converted into work is, ठीक है बेटे, कितनी हीट वर्क में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है बेटे, तो हमने यूजफुल हीट निकालनी है, यानी कि वर्क डन बाय द इंजन निकालना है। देखो बेटा, टेम्परेचर ऑफ सोर्स T1 कह रहा हूं मैं, दैट इज इक्वल टू 273 प्लस 227, ये कितना हो जाएगा बेटे, 500 केल्विन। और T2 ये क्या हो गया बेटे, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी यानी कि सिंक, दैट इज 273 प्लस बेटे 127, ये कितना हो गया 400 केल्विन। आप देखो बेटे, ये 400 T1 T2 आपके पास आ गया, और कितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है एट दी हायर टेम्परेचर, यानी कि हीट एब्जॉर्ब्ड Q1 कितनी है बेटे, 10⁴ जूल। तो अमाउंट ऑफ हीट कन्वर्टेड इनटू वर्क, यानी कि आपने Q1 माइनस Q2 निकालना है बेटे, यानी कि वर्क। तो एफिशिएंसी क्या होती है बेटे, एफिशिएंसी इज इक्वल टू T1 माइनस T2 बाय T1, that is equal to work done
by heat supplied, work done by Q1. So T1 minus T2 कितना हो जाएगा बेटे, 500 minus 400 by 500, ठीक है, इंटू 10 की पावर बेटे 4. दिस इज यूजफुल वर्क. तो ये कितना हो गया बेटे, 1/5, 100/1/5, तो 0.2 इंटू 10 की पावर 1/5 होता है बेटे 0.2 इंटू 10 की पावर 4 जूल्स. दिस मच ऑफ वर्क इज डन. ठीक है बेटे, तो 0.2 इंटू 10 की पावर 4 जूल. सो आप देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया 2000 जूल. सो आंसर इज ए पार्ट. आंसर इज ए पार्ट. ठीक है बेटे. Question number 32. The coefficient of thermal conductivity of copper is 9 times that of steel. Coefficient of thermal conductivity of copper is 9 times the coefficient of thermal conductivity of steel beta. Or in the composite cylinder shown below, shown in the figure, what will be the temperature at the junction of copper and steel? बेटा देखो कॉपर का थर्मल कंडक्टिविटी हमको 9 टाइम्स स्टील की कंडक्टिविटी के दे रखा है, और ये हमारे को एक कंपोजिट सिलेंडर बना रखा है बेटे नीचे. ये हमारा कंपोजिट सिलेंडर, इसमें ये जंक्शन आ गया बेटे, इतना कॉपर है और इतना क्या है बेटे, स्टील. अच्छा बेटे, इस साइड 100 डिग्री सेंटीग्रेड है टेम्परेचर, और इस साइड कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड. और बेटे ये लेंथ इस साइड, अब देखिए लेंथ कैसे दे रखी है, ये लेंथ है बेटे 18 सेंटीमीटर, और इधर लेंथ कितनी है, 6 सेंटीमीटर. ठीक है बेटे. अब ये हमारे को डेटा गिवन है, हमने यहाँ पे टेम्परेचर निकालना है. लेट्स से द टेम्परेचर हियर इज T. देखो बेटा ये कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है. सीरीज कॉम्बिनेशन में जितना हीट फ्लो कॉपर से होगा उतना ही दूसरे वाले एंटिटी से होगा, दूसरे वाले कंपोनेंट से होगा, दैट इज स्टील से होगा. ठीक है बेटे. हीट फ्लोइंग पर टाइम विल बी सेम. अच्छा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे सेम दे रखा है हमको, तो आप देखिए के फॉर कॉपर इनटू एरिया इनटू, आप देखो बेटे इसको हम टेम्परेचर को किस में निकाल लेंगे, टेम्परेचर डिफरेंस ले रहे हैं आप. ठीक है, तो इस टेम्परेचर डिफरेंस को यू कैन टेक केल्विन में ले सकते हो बेटे. ठीक है, केल्विन में ले लो, तो या डिग्री सेंटीग्रेड में ले लो, बिकॉज टेम्परेचर डिफरेंस रिमेंस द सेम. सो 100 माइनस टी अपॉन क्या चीज बेटे 18 इज इक्वल टू के फॉर स्टील इनटू बेटे क्या चीज ए इनटू टी माइनस 0 अपॉन बेटे क्या चीज अपॉन 6. तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ 3 आ गया. अच्छा, के फॉर कॉपर इज 9 टाइम्स के फॉर स्टील, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा बेटे. 9 इंटू ए तो कैंसिल हो गया, 100 माइनस टी इज इक्वल टू 3 टाइम्स टी माइनस 0. तो ये कितना हो गया बेटे 900 माइनस 90 इज इक्वल टू 3t. तो इसका मतलब कितना हो गया बेटे 900 इज इक्वल टू 12t. तो इसका मतलब क्या हुआ बेटे, t इज इक्वल टू 900/12. ठीक है बेटे, ये हो गया 3 4 12 और ये 300. ठीक है बेटे, 3 4 12 3 3, ये आ जाएगा बेटे 4 7 28, 4 7 28 टू 75 डिग्री सेंटीग्रेड. सो आंसर जो जंक्शन पे टेम्परेचर आया वो कितना आया, 75 डिग्री सेंटीग्रेड. आंसर इज ए पार्ट. आंसर क्या बेटे, ए पार्ट. नेक्स्ट बेटे 33rd क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे. Two rods of lengths d1 and d2 and coefficients of thermal conductivity is k1 and k2 are kept touching each other end to end. Both have the same area of cross section. The equivalent thermal conductivity is, तो हमने क्या निकालना बेटे, equivalent thermal conductivity हमने निकालनी है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में. और रॉड्स कैसी हैं, एंड टू एंड,
लगी हुई हैं और कैसी लगी हुई है, सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ ये, इसका मतलब कैसा हुआ, सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको पता है R equivalent इज इक्वल टू R1 प्लस R2 बेटे। अच्छा R equivalent कितना हो जाएगा, आपको लेंथ दे रखी D1 और D2, सो D1 प्लस D2 by K equivalent into A is equal to D1 by K1 into A प्लस बेटे D2 by K2 into A। तो A थ्रू आउट काट दो, आपके क्या आ गया बेटे, D1 प्लस D2 by K equivalent is equal to D1 upon K1 प्लस D2 upon K2। ठीक है बेटे, अब हमने क्या निकालना है यहाँ से, वी वांट टू फाइंड आउट K equivalent। तो ऐसा करो बेटे, देखो D1 प्लस D2 ओवर K equivalent इज इक्वल टू D1 K2 प्लस क्या चीज बेटे, D2 K1 अपॉन K1 K2। सो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, K इक्विवेलेंट हो गया आपके पास कितना, K1 प्लस K2, सॉरी K1 इंटू K2, K1 K2 इंटू D1 प्लस D2 बाई क्या चीज बेटे, बाई D1 K2 प्लस D2 K1। सो इसका मतलब ये हो गया बेटा आपका K इक्विवेलेंट। सो K इक्विवेलेंट कितना हुआ बेटे, तो आंसर देखिए, आंसर किस फॉर्म में है, आंसर हमारे पास D1 प्लस D2 इस फॉर्म में है बेटे। आप आंसर ऐसे भी लिख सकते हो, इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू D1 प्लस D2 होल अपॉन क्या चीज बेटे, D1 बाई K1 प्लस D2 बाई K2। इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। सो आंसर क्या बना, आंसर इज D फॉर दिल्ली, आंसर इज D फॉर दिल्ली। नेक्स्ट बेटे 34th क्वेश्चन देखेंगे अब। फोर्थ क्वेश्चन, an ideal gas is undergoing an adiabatic change, which of the following pressure और temperature relations is true। ठीक है बेटे, ये आपको पता है, देखो एडियाबैटिक में पीवी की पावर गामा ये बेटे कांस्टेंट के बराबर होता है, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब अगर मैं V को एलिमिनेट करके इसको, इस रिलेशन को बनाना चाहूं इन टर्म्स ऑफ P एंड T, तो हमने क्या गायब करना पड़ेगा, हमें V को गायब करना पड़ेगा। अब आपको पता है बेटा मिक्स्ड गैस इक्वेशन में PV अपॉन T इज ए कांस्टेंट, K के बराबर लिख रहा हूं मैं, तो V को क्या लिख सकते हो बेटे, KT बाय P, V को क्या लिख सकते हो, KT बाय P। अब आप देखो बेटे P इंटू K कांस्टेंट इंटू T बाय P की पावर गामा, ये बेटे किसके बराबर, कांस्टेंट के बराबर। अच्छा ये K की पावर गामा इधर ले आएंगे तो कांस्टेंट ही हो जाए ना, तो P इंटू बेटा T की पावर गामा बाय P की पावर गामा, ये किसके बराबर है, कांस्टेंट के बराबर। तो इसका मतलब है दिस इंप्लाइज P की पावर 1 माइनस गामा इंटू T की पावर गामा, ये किसके बराबर है, कांस्टेंट के बराबर। सो आंसर क्या बनता है बेटे, आंसर इज D फॉर दिल्ली, P की पावर 1 माइनस गामा इंटू T की पावर गामा is a constant. So answer becomes D for Delhi. Next बेटे 35th question. Next बेटे 35th question देखेंगे। A Carnot's reversible engine converts 1/6 of heat input into work। ठीक है बेटे, when the temperature of the sink is reduced by 62 Kelvin, the efficiency of the Carnot cycle becomes 1/3. The temperature of the source and the sink in degree Kelvin are respectively। So देखो बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि जो एफिशिएंसी होती है कार्नट इंजन की, ईटा इज इक्वल टू क्या चीज बेटे, 1 माइनस T2 बाई T1। अच्छा पहले कार्नट इंजन की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 1/6 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1। ठीक है बेटे, 1/6 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1, पहले एफिशिएंसी ये है। अच्छा फिर अब एफिशिएंसी कितनी कर दी आपने, 1/3, वो कब हुई, जब आपने 62 केल्विन टेम्परेचर फर्दर रिड्यूस कर दिया, तो 1 माइनस T2 माइनस क्या चीज बेटे, माइनस 62 बाय क्या चीज, T1। ठीक है बेटे,
नाउ अब हम ये दो इक्वेशन है हमारे पास, हमने यहाँ से T1 और T2 निकालना है, और किस में निकालेंगे, केल्विन में निकालेंगे बेटे। अब आप देखो कैसे निकालेंगे। ऐसा करो, इस वाली इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म कर लो बेटे, पहले वाली इक्वेशन को। तो पहले वाली इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, T2 बाई T1, ठीक है बेटे, T2 बाई T1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/6। दिस इंप्लाइज T2 बाई T1 इज इक्वल टू 5/6। सो इसका मतलब है बेटे 6T2, नाउ 6T2 माइनस 5T1 इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा बेटे, दूसरी इक्वेशन अब यहां से बना लो, T2 माइनस 62 बाई T1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3 यानी 2/3। तो ये कितना हो जाएगा बेटे, 3 टाइम्स T2 माइनस 186, ठीक है बेटे, 3 टाइम्स T2 माइनस 186 इज इक्वल टू 2 टाइम्स T1, ठीक है बेटे। तो ये आ जाएगा 3T2 माइनस 2T1, 3T2 माइनस 2T1 इज इक्वल टू 186। ये सेकंड इक्वेशन आ गई बेटे। अब इन दोनों इक्वेशनों को हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो इन दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हो आप, देखो बेटे ऐसा है, T2 is equal to 5T1/6 from the first equation, T2 is equal to 5T1/6। इसको वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो बेटे, 3 इंटू क्या चाहिए बेटे, 5T1/6 माइनस 2T1 बराबर है 186 के। तो यहाँ से आपके पास ये बेटे 2 आ जाएगा नीचे। अच्छा ये हो जाएगा कितना, 5T1 माइनस 4T1 इज इक्वल टू 186 इंटू 2। सो इसका मतलब T1 कितना आ गया बेटे, 2 6 12, 2 8 16 17, 372। अच्छा बेटे T1 आ गया 372 केल्विन, और T2 कितना आ जाएगा बेटे, T2 आप यहाँ पे सॉल्व कर लो। T1 ये आ गया, T2 आ गया बेटे 5/6 इंटू 372, ठीक है बेटे। तो 6 6 are 36 and 6 2 are 12, 310 कर लो। सो आंसर बना हमारे पास 372 एंड 310। सो आंसर क्या बनता है बेटे, आंसर इज ए पार्ट, आंसर इज ए पार्ट। नेक्स्ट बेटे 36th क्वेश्चन, क्वेश्चन देखेंगे। इन ए पीवी डायग्राम फॉर एन आइडियल गैस, the value of the ratio slope of adiabatic curve by the slope of isothermal curve at any point will be। so देखो बेटा आपने स्लोप की रेशियो निकालनी है, ठीक है बेटे। सो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व बाय स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। बेटे आपको पता है स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व इज गामा टाइम्स द स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व, गामा टाइम्स द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। सो अगर मैं एडियाबैटिक कर्व को यहाँ पे ऊपर लिख दूं गामा इंटू स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व, तो ये रिजल्ट कितना हो जाएगा डिवाइड करने पर, दिस रिजल्ट विल बी गामा ओनली, ठीक है। इसका मतलब है गामा क्या होता है बेटे, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, यानी CP/CV। तो आंसर क्या बना बेटे, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे 37th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग वर्क डन। तो बेटा एडियाबैटिक का वर्क ग्रेटर देन आइसोथर्मल का वर्क इज ग्रेटर देन आइसोबारिक, ये तो गलत है बेटे। आइसोथर्मल का वर्क आपको पता है एडियाबैटिक के वर्क से ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा जो होता है ना वो होता है आइसोबारिक का। आइसोबारिक इज ग्रेटर देन एडियाबैटिक इज ग्रेटर देन आइसोथर्मल, नहीं बेटे आइसोबारिक इज ग्रेटर देन आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन एडियाबैटिक, ये होना चाहिए, ठीक है बेटे। आइसोबारिक वर्क डन इज ग्रेटर देन आइसोथर्मल वर्क डन इज ग्रेटर देन एडियाबैटिक। अब यहाँ पे जो हमें चॉइसेस दे रखी हैं ABC,
इनमें ये तीनों में किसी में भी ये प्रेजेंट नहीं है। क्या बोल रहा हूं बेटे मैं, आइसोबारिक इज ग्रेटर देन आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन एडियाबैटिक, यानी एडियाबैटिक का सबसे कम, आइसोथर्मल का सबसे ज्यादा, आइसोबारिक का सबसे ही ज्यादा वर्टन। तो आंसर ए बी सी में से कोई सा नहीं बनता, आंसर इज डी फॉर दिल्ली, नन ऑफ दी अबव। आंसर इज डी फॉर दिल्ली, नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट बेटे 38th क्वेश्चन, 38th क्वेश्चन देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 38, द आइसोकोरिक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज। तो आइसोकोरिक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज, सो देखो बेटा आपको पता होना चाहिए कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के इज इक्वल टू पी ओवर चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ये क्या स्ट्रेन, ठीक है। आइसोकोर द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अच्छा बेटे अब आइसोकोरिक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात हो रही है, तो आइसोकोरिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात हो रही है, तो इसका मतलब क्या है बेटे, डेल्टा वी विल बी जीरो बिकॉज आइसोकोरिक मॉडुलस में द वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम क्या बेटे कांस्टेंट है। तो इसका मतलब के कितना हो जाएगा, पी बाय जीरो, के इज पी बाय जीरो, यानी कि बेटे अगर एनीथिंग बाय जीरो इज इन्फिनिटी, एनीथिंग बाय जीरो इज इन्फिनिटी, सो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो आइसोकोरिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इन्फिनिटी। सो आंसर क्या बना बेटा, डी फॉर दिल्ली, आंसर इज डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 39th, क्वेश्चन नंबर 39th देखेंगे। प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स इन एयर फॉलोज। बेटा अगर हम साउंड वेव्स की बात करें, उनकी प्रोपगेशन हवा में जो हो रही है, तो ये लैपलेस ने निकाली थी, v इज इक्वल टू रूट ऑफ गामा पी बाय डेंसिटी, ठीक है बेटे, v इज इक्वल टू रूट ऑफ गामा पी बाय डेंसिटी। और देखो जब मैं बोल रहा हूं, ठीक है बेटे, तो साउंड वेव्स क्या हो रही हैं, दे आर गेटिंग ट्रांसमिटेड बिकॉज ऑफ कंप्रेशन एंड रे रिफ्रैक्शंस। तो ये जो कंप्रेशन हो रही है गैस की, या रे रिफ्रैक्शन जो एक्सपेंशन हो रही है, ये प्योरली एडियाबैटिक प्रोसेस है, बिकॉज देयर इज नो हीट एक्सचेंज दैट इज टेकिंग प्लेस बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स। सो आंसर क्या बनता है बेटे, आंसर इज ए पार्ट, आंसर इज ए पार्ट। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। A refrigerator with its power on is kept in a closed room with its door open. The temperature of the room will। देखो बेटा ऐसा है, एक रेफ्रिजरेटर है और उसको हमने खुला छोड़ दिया है कमरे में, और रेफ्रिजरेटर चल रहा है, तो वी आर टू टेल व्हाट विल हैपन टू दी टेम्परेचर, ठीक है बेटे। अब देखो रेफ्रिजरेटर का काम होता है, रूम के टेम्परेचर का क्या होगा बेटे, फ्रिज का दरवाजा खुला रह गया और रूम का टेम्परेचर का पे क्या असर पड़ेगा। देखो आपको ये बात पता है बेटे अच्छे से कि अगर रेफ्रिजरेटर का जो फंक्शन होता है वो क्या करता है, अगर तो रेफ्रिजरेटर बंद था तो वो अंदर का सिस्टम जो हमारा रेफ्रिजरेटेड स्पेस है उससे हीट एक्सट्रैक्ट कर करके बाहर देगा। अच्छा अब अगर आपने दरवाजा खुला छोड़ दिया तो पूरे का पूरा रूम ही सिस्टम बन गया, लेकिन बेटे सिस्टम और सराउंडिंग एक ही हो गई, यानी जो हीट वो रिजेक्ट करेगा वो कहां जाएगी, कमरे में ही जाएगी बेटे, ठीक है। अगर कमरे में रिजेक्टेड हीट सारी सारी चली जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, द टेम्परेचर ऑफ द रूम विल राइज। तो क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क आप कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और प्लस जो हीट आपने निकाली एक्सट्रैक्ट करी वो कहां जा रही है, अब कमरे को ही गर्म कर रही है। तो इसका मतलब है अगर आपने कमरा गर्म करना हो तो आप क्या करो बेटा, फ्रिज खुला छोड़ दो, द टेम्परेचर ऑफ द रूम विल राइज। सो आंसर इज ए पार्ट, आंसर इज ए पार्ट, राइजेस। नाउ नेक्स्ट इज 41st क्वेश्चन बेटे, क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे अब। For an isothermal expansion of a perfect gas, the value of delta P by P is equal to, the value of delta P by P is equal to। तो हम कैसी एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं बेटे, हम कर रहे हैं the expansion of the gas is isothermal।
तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में डेल्टा पी बाई पी किसके बराबर होगा ये हमने देखना है। अब देखो बेटे पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट फॉर ए आइसोथर्मल प्रोसेस, डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो बोथ साइड्स P टाइम्स डी वी बाई डी टी प्लस V टाइम्स डी पी बाई डी टी, इधर कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 0, तो P डी वी प्लस पी टी V डी पी इज इक्वल टू 0, ये इसको लिखो P टाइम्स डेल्टा V प्लस V टाइम्स डेल्टा P इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए बेटे इसमें हमें क्या चाहिए, डेल्टा P बाई P चाहिए ना, तो V टाइम्स डेल्टा P इज इक्वल टू माइनस P टाइम्स डेल्टा V। सो इसका मतलब है डेल्टा P बाई P, इसका मतलब है डेल्टा P बाई P इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V बाई V, ठीक है, माइनस डेल्टा V बाई V। ये आइसोथर्मल प्रोसेस में ये ट्रुथ है। सो आंसर क्या हुआ, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। ठीक है बेटे, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 41। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे अब हम। One mole of an ideal gas expands adiabatically from an initial temperature T1 to a final temperature T2. The work done by the gas will be, तो देखो बेटा अगर आपके पास एडियाबैटिक प्रोसेस है, इन एडियाबैटिक प्रोसेस Q12 इज इक्वल टू 0, Q12 बराबर होता है बेटे U12 प्लस W12 के, ठीक है बेटे, इसका मतलब है वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और नेगेटिव ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी माइनस एनसीवी इंटू बेटा T2 माइनस T1। अगर अब आप ये नेगेटिव साइन इनकॉर्पोरेट कर दो और नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं, 1 मोल दे रखा आपको, तो CV इंटू बेटे कितना T1 माइनस T2। सो आंसर क्या बनता है इसका, CV इंटू T1 माइनस T2, so answer is C part, answer becomes C part। next बेटे 43rd क्वेश्चन, अब देखेंगे 43rd क्वेश्चन। During the adiabatic expansion of 2 moles of a gas, the change in internal energy was found to be 100 joules और वर्क डन इन दी प्रोसेस विल बी। सो बेटा एक हम अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है कि हमने एडियाबैटिक एक्सपेंशन की है और कितने 2 मोल गैस की, और उससे उसको करने से जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आया है वो कितने जूल का है बेटे, 100 जूल का। तो आपको पता है वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर ए एडियाबैटिक प्रोसेस। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने इंटरनल एनर्जी चेंज 100 जूल का करा है तो वर्क डन कितना हो जाएगा इस प्रोसेस में, 100 जूल का। आंसर बिकम्स ए पार्ट, आंसर इज ए पार्ट बिकॉज वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर ए एडियाबैटिक प्रोसेस। नेक्स्ट बेटे 44th क्वेश्चन। ए थर्मोडायनेमिकल सिस्टम गोज फ्रॉम स्टेट, अब देखो स्टेट क्या है बेटे, थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस है कोई, वो किस स्टेट से किस स्टेट तक जा रहा है हम देख रहे हैं। तो PV2 क्या चाहिए बेटे, PV2 2P, V। अच्छा दूसरा प्रोसेस हमें दे रखा है बेटे, उसमें स्टेट कैसे चेंज करिए, PV से लेके बेटे 2P टाइम्स 2V, ये दो प्रोसेस हमें दे रखे हैं और कह रहा है वर्क डन इन दी 2 केसेस इज, दोनों केसेस में वर्क डन क्या है। तो यहाँ पे आप पहला प्रोसेस देखिए, पहले प्रोसेस में प्रेशर हो गया दुगना और वॉल्यूम क्या रही, वॉल्यूम चेंज नहीं हुई, ठीक है बेटे, तो देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, यानी ये प्रोसेस कैसा है, आइसोकोरिक। और आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है बेटे, 0, वर्क डन इन दी आइसोकोरिक प्रोसेस इज 0। अच्छा बेटे दूसरा प्रोसेस देखिए, इसमें प्रेशर तो फिक्स्ड है और वॉल्यूम चेंज कितना हो रहा है, 2V माइनस V। तो इसका मतलब है ये कैसा प्रोसेस है बेटे, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में जो वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल टू प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है बेटे, तो प्रेशर इनटू V, P इनटू V। सो इसका मतलब है सेकंड, पहले प्रोसेस में वर्क डन इज 0 और दूसरे प्रोसेस में जो वर्क डन है वो PV के बराबर है। आंसर क्या होगा बेटे, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट बेटे 45th क्वेश्चन।
45वां क्वेश्चन देखेंगे अब। ए रेफ्रिजरेटर एक्ट्स एज, रेफ्रिजरेटर किस तरह का क्या काम करता है बेटे? ए हीट इंजन, ए हीट पंप, एयर कूलर, इलेक्ट्रिक मोटर। रेफ्रिजरेटर बेटे हीट पंप की तरह काम करता है। क्या करता है? हीट एक्सट्रैक्ट करता है और जो सराउंडिंग्स है उनको हीट रिजेक्ट करता है। तो रेफ्रिजरेटर वर्क्स एज ए हीट पंप। सो आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। आंसर क्या है बेटे? बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट बेटे 46वां क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, अगर बेटे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के हिसाब से जब टेम्परेचर कितना था? एब्सोल्यूट जीरो था, तो बेटा ए पार्ट बोल रहा है वाटर फ्रीजेस, बी पार्ट बोल रहा है लिक्विड हीलियम फ्रीजेस, सी पार्ट बोल रहा है बेटे मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप्स, और डी पार्ट बोल रहा है लिक्विड हाइड्रोजन फ्रीजेस। सो बेटा एट एब्सोल्यूट जीरो वी से ऑल दी मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप्स। सो क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो 3/2 kT होती है और जो टी है वो जीरो है, तो सारे का सारा मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप कर जाता है। आंसर क्या बना बेटे? आंसर इज सी पार्ट। आंसर इज सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे 47वां क्वेश्चन। At what temperature is the RMS root mean square speed of the molecules of hydrogen is twice that at NTP? देखो बेटा RMS स्पीड जो होती है रूट मीन स्क्वायर स्पीड, सो RMS स्पीड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या जी बेटे 3RT बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। अब हाइड्रोजन लिया हमने, तो हमने हाइड्रोजन की स्पीड को क्या करना है? आरएमएस स्पीड को बेटा डबल करना है, और हमने पता करना है कि किस टेम्परेचर पे जो एनटीपी पे जो स्पीड थी, आरएमएस स्पीड थी, वो किस टेम्परेचर पे डबल हो जाती है। तो अब देखो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ 273। ये कब है बेटे? दिस इज एट एनटीपी, और वॉल्यूम अब स्पीड कितनी होगी? 2v। अब स्पीड होगी 2v, 2v इज प्रोपोर्शनल टू 2v इज प्रोपोर्शनल टू बेटे किसके बराबर हो जाएगी? रूट टी। ये रूट टी हमने ढूंढना है। अब आप ऐसा करो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, तो रूट ऑफ टी बाई 273 इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू 2, सॉरी इज इक्वल टू 2। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो बेटा टी बाई 273 इज इक्वल टू 4, तो t इज इक्वल टू 273 इंटू 4, 4 3 12, बेटा देखो 9, और ये कितना हो जाएगा? 1092 केल्विन। तो 1092 केल्विन किसके बराबर होता है बेटे? केल्विन में ही है यहाँ पे आंसर। तो आंसर क्या बना? आंसर इज डी पार्ट। आंसर इज डी पार्ट। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। फॉर ए परफेक्ट गैस ऑफ अल्फा कॉमा बीटा are the linear and superficial coefficients of expansion then। तो बेटा अल्फा और बीटा क्या है? कोफिशिएंट हैं लीनियर और सुपरफिशियल एक्सपेंशन के। तो आपको ये बात पता है कि जो लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट है वो हमेशा सुपरफिशियल एक्सपेंशन कोफिशिएंट से कम होता है बेटे, क्योंकि जो लीनियर एक्सपेंशन होती है वो सिर्फ वन डायमेंशन में होती है, और जो सुपरफिशियल एक्सपेंशन होती है दैट इज इन टू डायमेंशंस। Superficial expansion is always in two dimensions, or linear expansion is always in one dimension. So linear expansion coefficient is always less than the superficial expansion coefficient। ठीक है बेटे? So answer क्या हुआ? C part। Answer is C part। Next बेटे 49th question। A pendulum clock having copper rod keeps correct time at 20 degrees centigrade. It gains 15 seconds per day if cooled to 273 Kelvin. The coefficient of linear expansion of copper is। तो हमने अल्फा निकालना है बेटे। ऐसा है, वो हमें ये कह रहा है कि एक पेंडुलम क्लॉक जिसका पेंडुलम कॉपर का बना हुआ है वो अपना टाइम करेक्ट रखती है एट 20 डिग्री,
और जब 0 डिग्री कर देते हैं then the watch gains time 15 seconds per day. वॉच कितना गेन कर लेती है? 15 seconds per day गेन कर लेती है. तो हमने क्या निकालना है बेटे? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ कॉपर. वी वांट टू फाइंड आउट दी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ कॉपर हम निकालना चाहते हैं. सो आप देखिए गेन और लॉस इन टाइम इज इक्वल टू हाफ अल्फा थीटा इंटू टी. गेन और लॉस इन टाइम इज इक्वल टू हाफ अल्फा थीटा इंटू टी. ठीक है बेटे. अब देखो हाफ अल्फा थीटा इंटू टी, ये क्या है? टी इज द टाइम ऑफ वन डे. तो यानी कि एक दिन में आपको एक दिन का गेन दे रखा है ना, ये हो जाएगा टी हो जाएगा 86,440 सेकेंड्स. तो बेटा देखो गेन कितना है? 15 सेकेंड का. 15 सेकेंड का गेन है हाफ इंटू अल्फा इंटू टेम्परेचर चेंज कितना हो रहा है बेटे? 20 माइनस 0 यानी कि 20 का टेम्परेचर चेंज है इंटू 86400. यहां से बेटे आप अल्फा सॉल्व कर लें. यहां से आप अल्फा सॉल्व कर लें. आंसर जो आएगा आपके पास अल्फा की वैल्यू आएगी वो मैं बता देता हूं आपको. दैट इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10⁻⁵ पर डिग्री सेंटीग्रेड. 1.7 इंटू 10⁻⁵ डिग्री सेंटीग्रेड. तो आंसर क्या आया? आंसर इज बी फॉर बॉम्बे. आंसर इज बी फॉर बॉम्बे. नेक्स्ट बेटे 50th क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे बेटे. स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस अंडरगोइंग एडियाबैटिक चेंज इज. सो बेटा अगर कोई गैस एडियाबैटिक चेंज अंडरगो कर रही है तो उसका स्पेसिफिक हीट कितना होगा? तो एडियाबैटिक चेंज के अंडर, एडियाबैटिक चेंज मतलब कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा बेटे, तो उस गैस की स्पेसिफिक हीट जो होती है वो उस समय 0 होगी, क्योंकि एडियाबैटिक में देयर इज नो हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स. देयर इज नो हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स. नेक्स्ट बेटे तो इसका आंसर क्या हो गया? आंसर इज ए पार्ट. नेक्स्ट बेटे 51st क्वेश्चन. Two stars A and B radiate maximum energy at 3600 Armstrong and 4800 Armstrong respectively. Then the ratio of the absolute temperatures of A and B is. Then the ratio of the absolute temperatures of A and B is. देखो बेटा lambda 1 into T1 according to Wien displacement law, lambda 1 into T1 is equal to lambda 2 into T2. हमने टेम्परेचर की रेशियो निकालनी है बेटे. T1 by T2 is equal to lambda 2 by lambda 1. lambda 2 कितना है बेटे? 4800 बाई क्या चीज? 3600. कितना हो गया बेटे? ये कैंसिल हो गया 4/3. सो आंसर क्या आया? 4/3. आंसर इज ए पार्ट. आंसर इज ए पार्ट. आंसर इज 4:3. नेक्स्ट बेटे 52nd क्वेश्चन. 52nd क्वेश्चन देखेंगे. Which of the following is the example of ideal black body? तो बेटा हमने इन सारी बॉडीज में से देखना है कि कौन सी है आइडियल ब्लैक बॉडी. तो पहला बोला काजल, दूसरा बोला है ब्लैक बोर्ड, तीसरा बोला बेटे ए पिन होल इन ए बॉडी, और डी पार्ट बोला नन ऑफ दीज. सो बेटा देखो जो आइडियल ब्लैक बॉडी है वो होती है एक बॉडी स्फेरिकल जिसमें कि पिन होल हो. ठीक है. इट इज नॉट नेसेसरली ब्लैक. सो आंसर क्या बनता है बेटे? सी पार्ट. आंसर इज सी पार्ट. नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 53. क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे. वुलन क्लोथ्स कीप द बॉडी वार्म बिकॉज. देखो बेटे वुलन क्लोथ्स हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं बिकॉज दे आर बैड कंडक्टर्स. सो वुलन क्लोथ्स आर बैड कंडक्टर. सो वुलन क्लोथ इज ए बैड कंडक्टर. बेटा इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी नहीं कर सकते, डिक्रीज द टेम्परेचर भी नहीं कर सकते, ऑल ऑफ द अबव. तो आंसर इज ए पार्ट. इट इज ए बैड कंडक्टर. नेक्स्ट बेटे 54th क्वेश्चन. If the temperature of a black body increases from 77 degrees centigrade, then the rate of energy radiations becomes. So बेटे देखो
पहले टेम्परेचर T1 कितना था 7 + 273 280 केल्विन। अब टेम्परेचर कितना हो गया बेटे दैट इज 287 + 273 ये हो जाए बेटे कितना 7 and 3 10 15 116 560। अब आपको पता है E1 प्रोपोर्शनल है बेटे T1 की पावर 4 के अकॉर्डिंग टू स्टीफन्स लॉ E1 इज प्रोपोर्शनल टू T1 की पावर 4। अच्छा अब हमने रेट पता करना है कि अब रेट एनर्जी रेडिएशन रेट कितना बन जाता है। सो बेटा E2 इज प्रोपोर्शनल टू T2 की पावर 4 तो E2 by E1 इज इक्वल टू T2 by T1 की पावर 4 यानी कि ये कितना हो जाएगा बेटे 560 by 280 की पावर 4 यानी ये कितना हो गया बेटे 2 की पावर 4 तो ये कितना हो जाएगा बेटे 16 टाइम्स। सो आंसर इज 16 टाइम्स। सो आंसर क्या बनता है बी फॉर बॉम्बे। आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट बेटे 55th क्वेश्चन। फिफ्टी क्वेश्चन। A slab consists of two parallel layers of two different materials of same thickness and thermal conductivity K1 and K2. Then the thermal conductivity of the equivalent slab is। तो हमने equivalent slab की thermal conductivity निकालनी है और slab कैसी बेटे पैरेलल में। स्लैब कैसी है पैरेलल में। तो पैरेलल में 1/r इक्विवेलेंट होता है बेटे 1/r1 + 1/r2 के। ठीक है बेटे यानी थिकनेस और एरिया दोनों ही सेम दे रखे हैं। अब आप देखिए 1 बाई मान लो थिकनेस t है तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 2t। थिकनेस t है तो 2t L/K होती ना तो बेटा K इक्विवेलेंट इंटू A इज इक्वल टू K1A/T + K2A/T। तो A/T कैंसिल हो जाएगा इसका मतलब K इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बेटे 2 टाइम्स K1 + K2। So the new K equivalent will be 2 times K1 + K2। So ये बेटा थर्मल कंडक्टिविटी 2 टाइम्स K1 + K2 बनी। एक स्लैब के लेयर कैसे थे पैरेलल तो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाता है 1/r इक्विवेलेंट इज 1/r1 + 1/r2 और r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बेटे इक्विवेलेंट हमने इक्विवेलेंट बेटे ये करना तो लेंथ तो सेम रहेगी स्लैब की लेकिन एरिया दुगना हो जाएगा बेटे एरिया विल बी ट्वाइस। सो इसका मतलब t थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा तो k इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बेटे K1 + K2/2। K इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बेटे K1 + K2/2। सो इसका मतलब है K1 + K2/2। सो आंसर हमारे पास बनता है बेटे D फॉर दिल्ली। आंसर इज D फॉर